किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना तो नॉर्मल बात है। जहाँ पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्रिमिनल लॉज सभी के लिए एक समान है, लेकिन सिविल लॉज सभी के लिए एक समान नहीं होकर के अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉज है। तो यहाँ पर ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब देश एक है तो कानून अलग अलग क्यों है। और इसके साथ साथ में कुछ धर्म में कुछ ऐसे कानून भी हैं जो समाज के साथ साथ में पूरी मानवता के खिलाफ है। इंडिया में इसी प्रॉब्लम का सबसे अच्छा समाधान है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसका मतलब ये है कि सिविल कोड के जितने भी मुद्दे हैं वो अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग कानून है होकर के एक ही कानून हो। 2019 के इलेक्शन के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 3 इंपॉर्टेंट वादे किए थे, जिसमें 2 वादे राम मंदिर को बनाना और धारा 370 को हटाना तो इन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन बचा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। क्योंकि अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो बीजेपी जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहेगी और इसकी हाल ही में एक झलक पीएम मोदी के भाषण में भी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सब के लिए ये है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज जहाँ पर दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वल सिविल लॉज हैं, तो फिर इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है? और क्या वजह रही कि 1947 में जब देश आज़ाद होने के बाद में संविधान बना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट में नहीं रखा, और आज़ादी के इतने साल बाद अब तक भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं हुआ? फ्रांस जहाँ पर इक्वल सिविल लॉ है 1804 से है, इसके साथ साथ में पुर्तगाल, मिस्र, सूडान, आयरलैंड, इन देशों में भी इक्वल सिविल लॉ है। और यहाँ तक कि इंडिया में भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोवा की, जहाँ पर जब पुर्तगालियों ने 1867 में कब्जा किया तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, और इसके बाद में जब गोवा इंडिया का पार्ट बना 1961 में, तब से भी यहाँ पर यूसीसी बरकरार रहा। हाल ही के वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में बीजेपी रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। कर्नाटक में इलेक्शन से पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे इंपॉर्टेंट वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का था। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए एक कमेटी बनाने की बात की, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने तो एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट ही तैयार करवा दिया। और इसके साथ साथ में बाकी जो बीजेपी रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे महाराष्ट्र की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो या फिर असम की, ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की फिराक में है। हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आर्टिकल 44 में किया गया है, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए, यहाँ पर आपको 2 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, एक तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, और दूसरा है डीपीएसपी। देखिए, मौलिक अधिकार तो हर नागरिक के वो अधिकार है जो कि स्टेट के द्वारा उनको मिलते हैं और 100% मिलने चाहिए। मतलब कि ये स्टेट का पूरी ड्यूटी है, पूरा का पूरा कर्तव्य है कि वो उन्हें सुनिश्चित करे। लेकिन जो डीपीएसपी हैं वो संविधान निर्माताओं के द्वारा वो निर्दिष्ट किए गए हैं कि यदि स्टेट को लगता है तो वो लागू कर दे। मतलब कि डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल है, चाहे ये आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, ये पूरा का पूरा स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो इसे लागू करना चाहता है या फिर नहीं। और जो सिविल कोड के मुद्दे हैं, चाहे मैरिज हो, डाइवोर्स हो, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हो या फिर चाइल्ड एडॉप्शन हो, ये सारे के सारे समवर्ती सूची में आते हैं। देखिए, हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है जिसमें अलग अलग विषय रखे हैं कि किस विषय पर कौन कानून बना सकता है। तो यहाँ पर जो संघ सूची है उसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं, और दूसरे हैं राज्य सूची, इसमें वो विषय आते हैं जहाँ पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं, और तीसरी है समवर्ती सूची जिसमें सिविल कोड के ये सारे मुद्दे आते हैं, शादी वगैरह। तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्सपर्ट्स हैं उनकी यहाँ पर अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल तलाक, शादी, इन पर केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्य सरकार मतलब कि दोनों कानून बना सकती है। उनके पीछे का उनका लॉजिक यही है कि ये विषय समवर्ती सूची में आते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि इस पर केवल कानून केंद्र सरकार ही बना सकते हैं, और उनके पीछे का उनका लॉजिक यही है कि जो आर्टिकल 44 है वो एग्जैक्टली ये कह रहा है कि राज्य पूरे भारत में
नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर पूरे भारत में जिक्र है, इसका मतलब ये है कि केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। हालांकि ये विषय अब इतना ज़्यादा डिबेटेबल नहीं है, लेकिन जब केंद्र सरकार से पहले कोई राज्य सरकार यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी तब ये विषय और ज़्यादा हाईलाइटेड और डिबेटेबल हो सकता है। अब तक आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी हो गई है। अब समझते हैं डिटेल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को। देखिए, इसका सिंपल मतलब यही है कि जो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज नए होकर के सिविल मुद्दों पर एक ही कानून हो जो सभी को इक्वली ट्रीट करे। देखिए, हो क्या रहा है कि भारत एक विविधता वाला देश है, तो यहाँ पर अलग अलग धर्मों और अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उनके अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। जैसे हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, सिख पारसियों के लिए अलग अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद ये है कि जो सिविल के मुद्दे हैं, तलाक, शादी, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस या फिर चाइल्ड अडॉप्शन, इन पर अलग अलग कानून नए होकर के एक इक्वली कानून ही हो। अब के जो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंदू पर्सनल लॉज की बात करें तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, जिसमें शादी और तलाक जैसे मुद्दे हैं। इसमें न केवल हिंदू धर्म के लोग आते हैं बल्कि जैन, बौद्ध और सिख भी है। इसके साथ साथ में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी है। ये विरासत से संबंधित है, जिसका मतलब ये है कि जो परिवार की संपत्ति है वो केवल पुरुषों में न बंट करके महिलाओं में भी समान रूप से बंटेगी। हिंदू पर्सनल लॉज मुख्य रूप से हिंदू रीति रिवाजों और धार्मिक किताबों पर आधारित है। वहीं यदि मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात करें तो ये शरिया पर आधारित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 है, जो कि मुसलमानों के बीच में शादी, तलाक जैसे मामले को सुनिश्चित करता है। ईसाइयों, यहूदियों और फारसियों के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 है। आज के समय यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर स्पेशली वो लोग जो खुद को धर्म रक्षक मानते हैं या फिर वो पॉलिटिशियन जो मानते हैं कि वो किसी धर्म विशेष के मसीहा हैं, वो इसको भड़काने का काम कर रहा है। एक्चुअली में आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म विशेष के खिलाफ न होकर के ये जस्टिस की, इक्वलिटी की और महिलाओं की जो समाज में स्थिति खराब है उसकी सुधारने की बात करती है। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक समान कानून हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉज हो या फिर सिविल लॉज हो। जहाँ पर आज हम सब यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, तो फिर संविधान निर्माताएं जो कि इतने ज़्यादा बुद्धिमान और दूरदर्शी थे और भारत का संविधान विश्व का वन ऑफ द बेस्ट संविधान में से एक है, तो फिर क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट में ऐड किया उन्होंने। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी कानून हैं उन सबको एकल करने की बात कही। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ के साथ में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी। तो यहाँ पर ये सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में भी कहीं ना कहीं खोट थी। तो इसके पीछे का दो रीजन हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों नहीं हिंदू पर्सनल लॉज और मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ में छेड़छाड़ी करके उन सबको इक्वल किया। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो इनके धार्मिक कानूनों में इंटरफेयर करे, या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी वो सीधी सीधी बैठती है। 23 मार्च 1948 को यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पहली बार संविधान सभा में कांग्रेस के एक सदस्य मीनू मसानी ने उठाया था। इसके बाद इस पर जम करके डिबेट हुई। कई लोगों ने आर्ग्यूमेंट इसके पक्ष में दिए तो कई ने विपक्ष में दिए। इस प्रकार से एक प्रॉपर एक डिबेट हुई। फाइनली ये डिसाइड करना था कि इसको फंडामेंटल राइट में रखा जाए या फिर नीति निर्देशक तत्वों में। पूरी की पूरी 15 महिला सदस्य इसके पक्ष में थी। इसके साथ साथ में BR अम्बेडकर, नेहरू के साथ साथ में पूरी कांग्रेस इसके पक्ष में थी। इसके अगेंस्ट में बात करें तो पहला जो सदस्य था वो मोहम्मद इस्माइल था। इसके साथ साथ में इनके ग्रुप के 5 और मुस्लिम नेता भी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट में ऐड नहीं हो। फाइनली पूरी डिबेट होने के बाद में 5-4 मेजोरिटी से ये फैसला लिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट में ऐड न होकर के DPSP में ऐड होगा। जिसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर में यदि गवर्नमेंट को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए तो वो कर देंगे। संविधान सभा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट हुई है उसको हमको पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट में समझना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से वो आर्ग्यूमेंट्स थे जो इसके पक्ष में थे और कौन से इसके अगेंस्ट में। क्योंकि आज देश में देखो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो डिबेट हो रही है वो आर्ग्यूमेंट भी कहीं ना कहीं ये सेम ही आर्ग्यूमेंट है। और इसके फेवर में जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो जेंडर इक्वलिटी की। आप देखोगे कि अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं उनमें हमेशा महिलाओं के साथ में अन्याय होता है, महिलाओं के साथ में इनजस्टिस होता है। परिवार में चाहे संपत्ति की बंटवारे की बात कही जाए या फिर तलाक की बात हो या फिर शादी की बात हो, यहाँ पर हमेशा महिलाओं के साथ में जाती होती है। तो महिला को खिलाफ भेदभाव और अन्याय को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छा समाधान है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट देश में एकता और अखंडता को लाना था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लोगों को धार्मिक चश्मे से न देखकर एज ए इंडियन या फिर एज ए सिटीजन देखता है।
जहां पर पर्सनल लॉज एक धर्म के लोगों के लिए तो एक समान है, लेकिन सभी नागरिकों के लिए अलग अलग है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही समान है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से एकता और अखंडता बढ़ेगी। और तीसरा आर्ग्यूमेंट धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत अधिकार भी है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि स्टेट धर्म को अलग रखे। तो यहाँ पर इन पर्सनल लॉज की बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा देखता है कि स्टेट धर्म के अनुसार ही कानून बनाए हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हम धर्मनिरपेक्षता नहीं कह सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके ही हम एक्चुअली में कह सकते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है पूरी तरीके से। और चौथा पॉइंट है लीगल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन। आज आप देखोगे तो दुनिया कितनी ज्यादा तरक्की कर रही है, डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी में भी इंप्रूवमेंट हुए। तो जहाँ पर इतनी सारी चीजें हो रही हैं दुनिया भर में, तो वहां पर हम किसी धर्म से लेकर उनके जकड़े कानून जो कि इतने ज्यादा रूढ़िवाद और भेदभावपूर्ण है, उनको फॉलो करना मतलब ना ही मानवता के लिए सही है, ना ही समाज के लिए सही है और ना ही डेमोक्रेसी के लिए सही है। और जिन लोगों ने इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दिया उनका यह था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो धार्मिक अधिकार है उसका उल्लंघन होगा, कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार रह सकते हैं। क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एक ही कानून सभी धर्मों के लोगों को मानने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि भारत एक विविधता वाला देश है, तो सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून बनाना बहुत ही मुश्किल है। और अगला आर्ग्यूमेंट इनका सामाजिक अशांति का था कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए तो धर्मों के बीच में आपसी मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे। और इसके साथ साथ में इनका यह भी कहना था कि लंबे समय तक जो कानून चले आ रहे हैं पर्सनल, वो एकदम से चेंज किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दंगे फसाद होंगे, मतभेद होगा, अशांति फैलेगी। और उस समय का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उस समय कम्युनल राइट बहुत ज्यादा तेज थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। इसके साथ साथ में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने तो ये भी कह दिया है कि हिंदुओं की कांग्रेस सरकार मुसलमानों को इस्लाम के अनुसार नहीं रहने देगी, मुसलमानों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। इसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा 1985 में वापस आया, जब एक फेमस केस साहबानो केस आया। तो इस केस में होता कुछ यूं है कि मोहम्मद अहमद खान जो कि पेशे से एक वकील थे, वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। उन्होंने अपने पत्नी साहबानो को तलाक दे दिया, जिनकी शादी 1932 में हुई थी। और इसके साथ साथ में साहबानो के 5 बच्चे भी थे। तो अप्रैल 1978 को साहबानो अदालत में एक याचिका दायर कर देती है CRPC 1973 की धारा 125 के अनुसार, जिसके अनुसार ये है कि पत्नी यदि खुद की सुरक्षा करने में असक्षम है तो पति को उनके बच्चे को शादी के दौरान और शादी के बाद तलाक के बाद भी भत्ता देना होता है, मतलब कि उसकी भरण पोषण करनी होगी। हाईकोर्ट का फैसला साहबानो के पक्ष में आया, लेकिन चूंकि अहमद खान एक वकील था तो उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। और इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है 1937, उसके अनुसार शादी तलाक जैसे मामले पर अदालत का फैसला शरिया के अनुसार ही होगा। अदालत में इस मुद्दे पर जमकर के बहस हुई कि अहमद खान को साहबानो को भत्ता देना होगा या फिर नहीं होगा। फाइनली 1985 को फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CRPC की धारा 125 के अनुसार किसी भी पत्नी को पति के तलाक के बाद में उसको भत्ता देना होगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस धर्म का हो। और इसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह अफसोस भी जताया है कि आर्टिकल 44 क्यों नहीं लागू हो पाया, और गवर्नमेंट को ये लागू करना चाहिए। लेकिन बात करें राजीव गांधी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने इस फैसले के उलट 1986 में मुस्लिम महिला के तलाक के अधिकारों का संरक्षण का एक्ट लाया, जिसके अनुसार ये है कि CRPC की धारा जो 125 है वो मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगी। और इस एक्ट के अनुसार ये है कि मुस्लिम महिलाओं को जब कोई तलाक दे देते हैं तो उसको 90 दिन तक भत्ता देना होगा। मतलब कि आप खुद समझ सकते हो कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने यहाँ पर वोट बैंक के चक्कर में मुस्लिम महिलाओं के साथ में जाति की। इस कानून के लाने के उलट राजीव गांधी गवर्नमेंट को यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए था। साहबानो केस के अलावा और भी कई सारे केसेज आए जहां पर अलग अलग राज्य की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत में गवर्नमेंट आती है और चली जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दूर की बात, वो इसके बारे में बात ही नहीं करते। इसका रीजन साफ है, एक वोट बैंक का लालच। बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा। 1998 में भी इनके मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड था और 2019 के मैनिफेस्टो में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड था। नवंबर 2019 में नारायण लाल पंचारिया जो कि बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने विधेयक पेश किया, लेकिन अपोजिशन के विरोध के बाद में उन्होंने वापस ले लिया। मार्च 2020 में किरोड़ीलाल मीणा फिर से बिल लेकर आए, लेकिन उनको भी वापस लेना पड़ा। 2018 में लॉ कमीशन ने पारिवारिक कानूनों में सुधार लाने के लिए 185 पेजों की एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात को तो इग्नोर किया। इसमें इन्होंने कहा है कि पर्सनल लॉज में जो कमियां हैं उसका अध्ययन किया जाना चाहिए और उसका संशोधन होना चाहिए।
हाल ही में लॉ कमीशन का एक नया नोटिफिकेशन 14 जून 2023 को आया, जिसमें उन्होंने 30 दिनों के अंदर अंदर आम जनता की राय मांगी। यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट और ईमेल मिल जाएगी, जहां पर जाकर के आम जनता अपनी राय दे सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय इनकी वेबसाइट, ईमेल के साथ साथ में मेरे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। इसके साथ साथ में अपनी आर्ग्यूमेंट भी जरूर बताइए कि क्यों आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या फिर क्यों लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए।